नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार 247 पर। और बज चुका है शाम का 8 और आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज तारीख है 3 और कल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिवाली। तो आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो भैया दिवाली की। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये कह दूं कि भाई 3 तारीख आज और कल दिवाली, तो कैसी फीलिंग कैसी आ रही है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। पहले तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 8 बज चुका है, बिल्कुल कुछ बच्चे आ भी चुके हैं। सीमंत जी आ चुके हैं, पुई पुई हैं, नेहा हैं, बिल्कुल बेटा रुचि हैं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए और बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग आज सेशन की शुरुआत करते हैं और आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है आज का टॉपिक और क्या है आज का कहा नहीं जाता है कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आज जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं, ये आप सभी प्यारे दोस्तों को पता है। आज हम डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त शाम को डेली हमेशा भारतीय संविधान का। एक नज़र सब कवर की श्रृंखला चल रही है भारतीय संविधान में, जो कि आप सभी के आने वाले बेहतरीन सारे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बीपीएससी का एग्ज़ाम, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, सबको कवर करेगा। आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सबको कवर करेगा। बिहार एसएससी, फायरमैन, सबको कवर करने वाला है। तो आप सभी प्यारे बच्चे सबसे पहले तो आ जाइए, जल्दी से सेशन में आ जाइए। ज़बरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से सेशन को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आज हम सभी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो भैया एक बार पुनः आप सभी प्यारे बच्चों को अड्डा 247 परिवार की ओर से आप सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की। सभी लोग हैप्पी दिवाली और प्रॉस्पर दिवाली को बनाए भैया, है ना। तो ज़बरदस्त तरीके से तो कहते नहीं है कहीं ना कहीं कि मोटिवेशन तो सर बनता है। तो मोटिवेशन पे और चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन को ये रहा आप सभी का मोटिवेशन, कहता है ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और जरूर याद रखिएगा आप सभी प्यारे बच्चे। बोलो भाई, इतना अगर सेशन में क्लियर हो गया है सभी को तो जल्दी से बोलें एक बार यस। और जबरदस्त तरीके से फिर शुरू करते हैं सेशन की बात, फिर शुरू करते हैं सेशन पर आते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का मेरे बच्चे, आज का जो सेशन का पहला प्रश्न है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सोच समझ के ध्यान से आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कह रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? किसके लिए, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकारें, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों, ना तो संघ और ना ही राज्य सरकारें। तो क्या करेक्ट आंसर होगा ये आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं मेरे प्यारे भाई कि जो सीएजी है उसको बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से 151 में। जो सीएजी होता है उसी को हम कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा ये देखते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो सीएजी होगा बेटा ये राज्य सरकार के लिए भी कार्य करेगा। जो राज्य सरकार के लिए काम करेगा वो काम करेगा किसका बेटा? लेखा परीक्षक का, ठीक है। और जो केंद्र सरकार के लिए काम करेगा वो काम करेगा मुख्य लेखाकार का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। कौन बेटा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है। बिल्कुल बेटा नेहा, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया सभी बच्चे, बिल्कुल पुई पुई जी, सीमंत हैं, सिद्धार्थ हैं, बिल्कुल सिंकुल जी हैं हमारे, बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे रॉकी भैया, सुरुचि हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। सभी लोग एक बार लिंक को कॉपी कर लो भैया, जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट फटाफट शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कानून का शासन, क्या कह रहा है भैया, कानून का शासन डैश के बाद में लिखा है कि अवधारणा किसकी संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। अब ऑप्शन आप सभी के पास दिए हैं, क्या दिया है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से लिया है। क्या ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया है, फ्रांस से लिया है, या फिर स्विट्जरलैंड से लिया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, रूल ऑफ लॉ जो हमने लिया है वो लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन से हमने सिर्फ रूल ऑफ लॉ ही नहीं लिया, ब्रिटेन से हमने तो रिट्स भी ली हैं। ब्रिटेन से रिट्स ही नहीं, हमने सिंगल सिटीजनशिप भी ली है। बोलो एकल नागरिकता का भी प्रावधान लिया है, बोलो यस और नो। हमने ब्रिटेन से पीएम का पद भी लिया है, हमने ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद भी लिया है, हमने ब्रिटेन से लोकसभा स्पीकर का भी पद लिया है। बोलो जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से बताओ यस और नो। हमने ब्रिटेन से, अगर आपको पता हो, याद हो बेहतर तरीके से, तो हमने कैबिनेट सिस्टम भी लिया है। बोलो हाँ या ना, कैबिनेट सिस्टम भी लिया है। और हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लिया है। तो ब्रिटेन से तो हमने मेजॉरिटी में सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अडॉप्ट किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें ब्रिटेन से ली हैं, तो करेक्ट और झमाझम आंसर ब्रिटेन। यूएसए से भी आपको पता होना चाहिए, हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है। बोलो और क्या लिया है हमने यूएसए से, मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। यूएसए से और हमने क्या लिया है, अगर आपको पता हो तो बताएं। यूएसए से हमने इम्पीचमेंट भी लिया है। बोलो इम्पीचमेंट, जिसके तहत हम राष्ट्रपति को क्या करते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं। फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया है, या कह सकते हो रिपब्लिक सिस्टम लिया, गणतंत्रात्मक शासन को लिया है। बोलो यस और नो, ठीक। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छा आंसर किया है आप सभी प्यारे बच्चों ने। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कोशिश करें सभी लोग सही आंसर दें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक ऐसा है जो सही नहीं है। कह रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू स्टेट। अच्छा ठीक है, सही नहीं बताना है, ठीक है। अच्छा ये तो सही है, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट। अच्छा ठीक है, ये तो हमें घोर गलत लग रहा है, हालांकि आगे भी पढ़ लेते हैं। हालांकि ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो मतलब ये गलत ऑलरेडी है। कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, गारंटी टू द बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन सिटीजन एंड नॉन इंडियन सिटीजन। बिल्कुल सही बात है, समानता तो सबके लिए, ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, गारंटी टू द ओनली इंडियन सिटीजन, सही बात है। नौकरी देने की गारंटी तो भारतीय लोगों को है, बोलो अपॉर्चुनिटी देने की तो भारतीय लोगों को, ये भी सही है। तो भैया यहाँ पर आपके सही हो गए 3 आंसर, ये 3 सही हैं। गलत कौन सा है, गलत है सिर्फ ये कह रहा है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट। मतलब क्या राज्य के पास ये अधिकार है कि वो राज्य का नाम बदल सकता है? तो मैं आपको बता दूं, राज्य का नाम सीमा से संबंधित जो भी बदलाव होंगे, बदलना जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट ही कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट ही कर सकती है, भारतीय संसद के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट और राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच का अंतर का आधार है? देखो सरकार की संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच अंतर का आधार है।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति, भाई इसमें तो कुछ अलग ही अलग की बात ही नहीं है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है ये, ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। राष्ट्रपति और राज्य के प्रमुख के चुनाव की विधि, अच्छा समझ में आया। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है बताइए। राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट, बोलो हाँ या ना। ये होते हैं देश के प्रमुख। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल का चुनाव होता है क्या, नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव तो होता नहीं है क्योंकि राज्य का प्रमुख तो वही है। तो ये तो गलत हो गया, यही गलत हो गया, बोलो। तो यही है कि भैया ये दोनों कैसे अंतर के बीच का आधार आपको डिफाइन कर रहा है कि इनका जो है वो अलग है और उनका जो है वो अलग है, बोलो हाँ या ना। इनका जो है वो अलग है और उनका जो है राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, ना कि क्या होता है भैया, जल्दी से बोलो। राज्यपाल का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ना कि राज्यपाल का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्योंकि नीचे जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, क्या लिखा है, कानून बनाने में विधायी सर्वोच्चता। तो कानून बनाने में तो लेजिस्लेटिव ही होता है, बोलो हाँ या ना। विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध तो अलग ही अलग है, बोलो 50 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद, बोलो हाँ या ना। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच का अंतर है ये। अगला कह रहा है आप सभी से, भारतीय नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से बोलो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सुप्रीम कोर्ट। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त आंसर सभी बच्चे कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत बेहतर करेंगे। जल्दी से बोलो। तो देखो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की अगर मैं बात करता हूँ, सिटीजनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिटीजनशिप में या नागरिकता में, सिटीजनशिप में या नागरिकता में जो अमेंडमेंट होगा वो करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को है। किसको है, भारतीय संसद को है। इट मीन्स पार्लियामेंट को है और किसी को भी नहीं है। बोलो मुद्दा क्लियर कि नहीं, बोलो मुद्दा क्लियर कि नहीं, बोलो भैया। तो करेक्ट आंसर क्या है, पार्लियामेंट कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो यस और नो, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सी बात कह दूं, हमारे पास में जो सिटीजनशिप जो एक्ट है ये 1955 में आया था और इसमें अभी तक हम लोग कई बार क्या कर चुके हैं, संशोधन कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना। लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 2019 में, ठीक। चलो आगे आओ, किसने किया था, संसद ने किया था। अगला कह रहा है आप सभी प्यारे बच्चों से, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है बेटा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा और जल्दी से बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग क्या बेटा, इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। दूसरा कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज की बात कर रहा है, मतलब अंतरात्मा की नहीं बोलते हैं, बेसिकली रिलीजियस फैक्ट होता है ये, ठीक है। इंक्लूड राइट टू बियर एंड कैरी कृपान बाय सिख, जैसे सिख लोग होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिख लोगों की अगर मैं बात करूं तो जब वो कहीं जाते हैं, चाहे भीड़ हो या ना हो, तो वो कृपाण लिए रहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है। अच्छा, ये कह रहा है समानता का अधिकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करें। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात अगर मैं आप सभी से कहूँ तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी में, एक बात बताओ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में जीवन जीने का अधिकार है, बोलो हाँ या ना। तो आप अपने जीवन को कैसे भी जी सकते हैं 21 नंबर में, पर ये थोड़ी ना कहा गया कि उसमें व्यापार करते घूमो, हैं व्यवसाय करते घूमो,
ये कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है, बोलो हाँ या ना। वो जीवन से संबंधित है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? जल्दी से बोलो, सी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन आंसर सभी बच्चे दे रहे हैं, कोशिश सभी की अच्छी है। टफ थोड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे या हो सकता है आपको, ठीक है, लेकिन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बताया जाएगा, पूछा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और सभी प्यारे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा, क्या कह रहा है भाई, कौन सा एक सिद्धांत निदेशक मूल संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो आपका डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन उसे शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहा है धन की एकाग्रता से बचने के लिए, टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, या सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, फिर कह रहा है टू एंश्योर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज। तो इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहा है। तो अब अगर यहाँ बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी को पता हो जाए डीपीएसपी में जो जोड़ा गया था वो कौन सा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। आप लोगों को याद हो, शायद नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 39A, जिसमें कहा गया था मेरे प्यारे लाल गोपाल दोस्त, क्या कहा गया था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो यहां पर बताया गया है, जो जोड़ा गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, झमाझम आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। नेहा बहुत बढ़िया, क्या बात है। पुई पुई जी बहुत शानदार जबरदस्त आंसर करते हुए। श्रीमंत जी हमारे बिल्कुल सिद्धांत भी हैं, सिद्धार्थ भी हैं, बहुत बढ़िया। सुरुचि बिल्कुल बहुत शानदार आंसर आता हुआ बेटा आपका, बिल्कुल क्या बात है। रॉकी, एनके यादव, राकेश, बिल्कुल निवेदिता, काव्या, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो बेटा आप सभी लोग, कोशिश बहुत अच्छी है और आंसर भी सही कर रहे हो, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। तो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अनु बहुत बढ़िया, क्या बात है, जल्दी जल्दी से बताओ। प्रशोनजीत आंसर करते रहो बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा। मौलिक कर्तव्य को इस विचार के साथ में संविधान में शामिल किया गया था, क्या भैया? मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देना, विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, मौलिक अधिकारों को के दुरुपयोग को रोकना, कार्यपालिका को अधिक शक्ति देना। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, आप बताएं जल्दी से। देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई यहाँ पे। मौलिक कर्तव्यों को इसलिए शामिल किया गया था, कि जो हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली वे में, संवैधानिक तरीके से ऐसा कुछ ना हो जो कि गैर संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, विध्वंसक हो, है ना, या कर्विंग सबवर्सिव हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज को हमें रोकना है और फंडामेंटल ड्यूटीज में ही बताया गया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 51 में बताई गई हैं। क्या बताया गया ड्यूटीज में, बताओ? कि भैया राष्ट्र संपत्ति हमारी संपत्ति है, मतलब उसको कुछ छेड़े नहीं, उसको तोड़े नहीं, फोड़े नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो ये घोर अपराध है, बोलो हाँ या ना। और वसूला आप ही से जाएगा, बोलो यस और नो। कैसे वसूलेंगे ये आपको पता है, थोड़ा सा टैक्स बढ़ेगा और थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स का, और फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया, सिलेंडर तो बढ़ ही रहा था सर, अब सर चीनी भी बढ़ गई। बोलो जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, ठीक है। वेरी गुड, आई होप सो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट एंड राइट आंसर इज बी इज द झमाझम। आगे आ जाओ। कह रहा है मौलिक अधिकार, क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार जिसका उद्देश्य सामाजिक भेदभावों को समाप्त करना है, ये सही है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। मौलिक भेद जो नहीं, कि सामाजिक भेदभाव कैसे समाप्त होगा?
समानता के अधिकार के लिए, संपत्ति के लिए, शोषण के लिए या शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए। टू इक्वलिटी, टू प्रॉपर्टी, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड टू फ्रीडम। जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टू इक्वलिटी। इसका मतलब होता है समानता के लिए। देखो भेदभाव कब खत्म होगा बताओ, भेदभाव कब खत्म होगा? जब समानता आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। मैं, मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति समान, भाई जैसे सिंपल सी बात है। समान का मतलब क्या हुआ? समान का मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल समान का मतलब ये नहीं होता है कि देखिए समान का मतलब ये नहीं होता, हम धन संपत्ति संपदा से समान नहीं मानते व्यक्ति को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मानता है उस क्या किससे मानता है बेटा? वो एक सामाजिक व्यक्ति है ना। सिंपल सी बात है कि देखिए अब हमारा भैया, जैसे सिंपल सी बात है, अब हमारे अगर कहीं कट जाएगा तो जो खून निकलेगा लाल ही निकलेगा। अब बगल में बैठा हुआ अगर मेरे कोई व्यक्ति है, बोलो अगर भैया के उनके अगर कट गया कहीं तो मान लो उनके भी खून लाल ही निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि उनके लाल की जगह पे गुलाबी निकल आएगा। बोलो जल्दी से हाँ या ना। ठीक है, शरीर में 206 हड्डियां अगर हमारे हैं तो भैया के भी 206 ही हैं। ऐसा थोड़ी ना उनकी 207 हो जाएंगी या 210 हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं सामाजिकता को देखते हुए, समाज को देखते हुए बिना भेदभाव, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ आदमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये इक्वलिटी से जाएगा। किससे जाएगा बेटा? जो सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा वो इक्वलिटी, समानता से होगा। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, जब आप कॉलेज जाते हैं तो कभी आप ये पूछते हैं आपकी सीट पर बगल में बैठा हुआ कौन है? पूछते हैं क्या? ए सुनो जरा पहले जाति बताओ अपनी, तब आपके पास बैठेंगे। बोलो हाँ या नहीं कहते ना, जल्दी से बोलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वलिटी। आगे आ जाओ। डैश के मौलिक अधिकार को डैश संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है, कौन सा है देखते हैं। फॉर्म एसोसिएशन 44वां, संपत्ति फिर 44वां। इसे आप चाहें तो रिमूव कर लें और चाहें तो इसकी जगह पे 42 कर लें। ठीक है, चलो अब बताओ। तो देखो आप सभी को पता है संपत्ति के अधिकार को किसे भैया? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो करेक्ट और राइट आंसर जो हो जाएगा ये दोनों होंगे। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो एक ई ऑप्शन और लगा लो भैया, जो कि कह दे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ करेक्ट। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल झमाझम आंसर आता हुआ, झमझम झमझम करते हुए, बिल्कुल भैया झमझम करते हुए आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो बताइए ब्रिटेन से ली हैं, संघीय विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, गवर्नर जनरल। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, इसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे साथियों से, तो इसमें गवर्नर जनरल को ये राइट्स हुआ करते थे। अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जिनका यूटिलाइजेशन करते हुए किसी भी सूची में विषय बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। और 1935 के ही तो एक्ट में हमने 3 प्रकार की सूचियां जानी, बोलो, जो कि भारतीय संविधान के, अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 11 में, अनुच्छेद की बात करूं तो 245 से 263 में, और अगर अनुसूची शेड्यूल की बात करूं तो अनुसूची 7 में बताई गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसके आधार पर? लिस्ट के आधार पर। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। बोलो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और जल्दी से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है किस उच्च न्यायालय को प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये गौरव प्राप्त हुआ था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। हिमाचल प्रदेश
उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को ये गौरव प्राप्त हुआ था कि यहां पर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आई थी, मुख्य न्यायाधीश आई थी, जिनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और जरूर याद रखिएगा। तो करेक्ट और राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला कह रहा है संप्रभुता का बहुवचन सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। संप्रभुता के बहुवचन सिद्धांत पर जोर देता है। एक राज्य, धर्म, व्यक्तिगत, संघ। तो जल्दी से बताएं, एसोसिएशन, स्टेट, रिलीजन, इंडिविजुअल, क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बोलो भाई। तो आप सभी को पता होगा संप्रभुता का बहुवचन सिद्धांत। तो एक बात बताओ, भारत क्या है? भारत क्या है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। इंडिया, दैट इज भारत, इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो आंसर क्या हो गया? मैंने तो आंसर बोल दिया। आंसर क्या हो गया? बोलो जल्दी से। दैट इज एसोसिएशन। दैट इज एसोसिएशन। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। बोलो यस और नो। जल्दी से बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। नेहा बहुत जबरदस्त। शिवेंद्र भैया बहुत शानदार जबरदस्त आंसर देते हैं। रॉकी राज, एनके यादव बहुत शानदार, बिल्कुल नेहा बिल्कुल जबरदस्त। सुरुचि बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया, क्या बात है। पुई जी सीमंत हैं हमारे, बिल्कुल। मोहम्मद इसरार वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार जबरदस्त। राकेश भैया बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। रॉकी राज भी हैं, बहुत शानदार आंसर करते हुए सभी प्यारे दोस्त। आई होप सो कि बहुत बेहतर तरीके से आप सभी लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। जल्दी से बोलो। कहा जा रहा है प्रस्तावना का अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल? कह रहा है अ प्रीफेस ऑफ अ बुक, एक किताब की प्रस्तावना। द हेड ऑफ द बॉडी, एक शरीर का सर। द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द एनीथिंग, किसी भी चीज का सबसे ऊपरी भाग। अगला कह रहा है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, स्पेशली दैट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेटिंग इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रस्तावना, परिचय, विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम के अपने उद्देश्यों को बताते हुए। तो आप सभी का जो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द झमाझम आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो करेक्ट और राइट आंसर जो होगा आप सभी प्यारे बच्चों का वो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। जल्दी से बोलो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ऐसा कोई बच्चा जो ना समझ पाया हो? जल्दी से बोलो भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राज्यों के लिए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। देखो, राज्यों के लिए यूपीएससी की जगह अगर संघ लोक सेवा है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और लोक सेवा आयोग होने का प्रावधान निहित है। तो ये किसमें बताया गया है आपको ये बताना है। भाग 14 चैप्टर 2 अनुच्छेद 315 से 324, भाग 14 चैप्टर 1 अनुच्छेद 308 से 323। अगला कह रहा है भाग 14 चैप्टर 2 अनुच्छेद 315 से 323, भाग 14 चैप्टर 1 308 से 318। तो आपका आंसर क्या होगा? भाग 14 पार्ट 2 चैप्टर 2 अनुच्छेद 315 से 323। करेक्ट और झमाझम आंसर जो होगा वो सी होगा। करेक्ट और झमाझम आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। एक सेकंड भैया। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों है ना? एक सेकंड। सी नहीं होगा,
सी नहीं होगा, चैप्टर तो एक है ना, चैप्टर 2 पे कर दिए भैया। करेक्ट आंसर होगा चैप्टर 1 अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर के 308 से लेकर के 323 होगा यार, 323। एक सेकंड भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बोलो जल्दी से, बी होगा यार, ठीक है। हाँ बी होगा बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। हाँ देखिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं 308 से जो 323 है, ये पूरे भाग को बताता है। मतलब 14 भाग जो है ना, 14 नंबर का जो भाग है उसे पूरा बताता है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट दोनों को डिफाइन आउट करता है 308 से 323, ठीक है। चलो भैया, कह रहा है संविधान में वैज्ञानिक सोच, मानववाद, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना के विकास के अवसर पाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटी में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो वैज्ञानिक सोच की जो साइंटिफिक टेम्परिंग जो होती है या टेम्पर जो होता है, उसको जो डेवलप किया जाता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किया जाता है। किस में किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किया जाता है ना। वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट हो, विज्ञान को हम आगे बढ़ाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाएं, उसकी भावना हो, है ना। अपने हम जो हमारा जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, तिरंगे झंडे का या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, अपने संविधान की आगे जो लिखी बातें उसकी सुप्रीमेसी को माने, संविधान को माने, फॉलो करें डायरेक्ट, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। बोलो जल्दी से। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास होता है, क्या होता है भैया, देखो जरा, जितने उम्मीदवार, एक वोट होता है, जितने उम्मीदवार हैं उतने वोट होते हैं, एक वोट जिसके साथ मूल्य जुड़ा होता है, एक वोट जिसके साथ पूरा मूल्य जुड़ा हुआ है, और उतनी ही वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट और राइट आंसर होगा आप सभी का डी इज द झमाझम, डी इज द राइट एंड झमाझम आंसर। बिल्कुल सही कह रहा है, एक वोट जिसके साथ मूल्य जुड़ा हुआ है और वह उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार हैं, है ना। हर एक राज्य का, सुन लीजिए, क्योंकि आप सभी को एक बात तो ये पता ही है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है मेरे प्यारे भाई, उनके चुनाव में लोकसभा के भी मेंबर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बोलो यस और नो, और मेरे प्यारे भाई विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बोलो यस और नो। इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से विधान परिषद के नहीं आते। तो हर एक राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो हर एक राज्य की पॉपुलेशन अलग है, इसलिए उनकी वैल्यू अलग है वोटों की। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो वोट होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है, सुन लीजिए ये भी, सबसे ज़्यादा जो वोट वैल्यू होती है ना वो उत्तर प्रदेश की है, लगभग ये 208 है, ठीक है। 208 वोट के बराबर होता है भैया एक उत्तर प्रदेश का मतदान करने वाला यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा का। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। बोलो जल्दी से। सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम सिक्किम का है। सबसे कम कहाँ का है, तो आप कहोगे सबसे कम सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का। अगला कह रहा है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे केवल बनाया जा सकता है, जिसे केवल लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा महाभियोग के माध्यम से, या महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आएगा, जो इम्पीचमेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, नेहा बेटा याद रखिएगा, ठीक है। प्रशोन, बिल्कुल सभी बच्चे याद रखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जो इम्पीचमेंट है वो लाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद नंबर 61 में, ठीक है। और ये राज्यसभा भी ला सकती है, ठीक है, राज्यसभा भी ला सकती है और ये लोकसभा भी ला सकती है, मतलब कोई भी हाउस हो सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे और ज़रूर याद रखेंगे। बिल्कुल पुई सीमंत, बिल्कुल ज़बरदस्त भैया, विपुल, इशरार, बहुत शानदार, दीपिका बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आंसर दे रही है, सुरुचि, रुचि, बिल्कुल बेटा, सौम्या,
बिल्कुल श्रेया, बहुत शानदार आंसर सभी प्यारे बच्चों का आ रहा है। शशांक भैया, कार्तिक, बहुत बहुत अच्छे, देवेंद्र, अमन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आई थिंक सो सभी को बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है राष्ट्रपति निम्नलिखित में को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से सभी को राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। हाँ वही बात है, एक ही बात बोल रहा था। तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यसभा के सभापति। तो देखो प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति करता ही है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, ये भी सही है, हाई कोर्ट की भी करता है। तो रह कौन गया भैया? जब तीनों करता है तो ये तो तीनों ये सही है। तो क्या कह रहा है? सभी की नियुक्ति कर सकता है छोड़ करके भैया, ठीक है। राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। तो इनको छोड़ दो भैया। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बोलो हाँ या ना? देखो लैंग्वेज का खेल है, सब है या नहीं? लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटी सी हो गई है या अटपटी सी लिख दी गई है क्वेश्चन में, इसलिए भैया ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा सभी प्यारे बच्चे, और इस सवाल को जरूर याद भी रखिएगा। बोलो यस और नो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप सभी प्यारे बच्चे करके दिखाएं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्यों है भैया बताओ जरा? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है, राज्य और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, और संसदीय सर्वोच्चता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा सभी को बताना है। जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे यहां पर द हेड, जो हेड है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, मतलब लोगों के द्वारा, बाय द पीपल है, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए कोई टेंशन समस्या परेशानी नहीं है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है? कोई टेंशन समस्या परेशानी नहीं है। बोलो भैया, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री जो है, एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेटर है, रियल रिप्रेजेंटेटर है, वो इलेक्टेड होता है। राज्यपाल को मत कहिएगा इलेक्टेड है भैया, ठीक है? वो तो अपॉइंटेड है। भारत ने सरकार के संघीय स्वरूप को चुना है क्योंकि विशाल क्षेत्र है, सांस्कृतिक एकीकृत है, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता है, या प्रशासनिक सुविधा है। जल्दी से बोलो। तो हमारे यहाँ भाषाई और क्षेत्रीय विविधता है, इस वजह से हमने क्या चुना है? बोलो जल्दी से। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना है। बोलो हाँ या ना? इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। बोलो यस और नो। भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण हमारे यहाँ पर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्टेड की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद भी रखेंगे। जल्दी से बताओ, इतनी बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन। अगला कह रहा है संसदीय लोकतंत्र। क्या कह रहा है भैया? संसदीय लोकतंत्र। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या है बेटा? डेमोक्रेसी की बात करें, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी में क्या है? कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है विधायिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से अलग है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है। बात क्लियर है? और लास्ट कह रहा है आप सभी प्यारे बच्चों से, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताएं। तो अपने यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताएं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए, तो अपने यहाँ क्या हो जाएगा भैया? लेजिस्लेचर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जो विधायिका है वो क्या करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक? तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी से बोलो हाँ या ना। और ये है भैया बिहार एग्जाम का
जबरदस्त डबल वैलिडिटी पैक। तो आप सभी लोग इस पैक को ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कहाँ से लेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे? adda247.com से या फिर adda247 ऐप से। बोलो यस और नो, हाँ या ना? इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक। ये आपका बीपीएससी का बैच और ये आप सभी का दबंग बैच। तो आप सभी लोग इन बैचों से जुड़ सकते हैं और जितने भी प्यारे बच्चे हैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लगातार बिहार अड्डा 247 से जुड़े रहिए, ठीक। अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आप सभी को पुनः हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।